तो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहे हैं, सीट के क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप सॉल्व करना और इसका सलूशन हम अगले वीडियोज़ में डालेंगे, ठीक है। तो आपसे पहले ना सब हो ही जाएगा। अगर कुछ भी डिफिकल्ट होता है तो आप अगले वीडियोज़ में इसका सलूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शून्य एक सम संख्या है, आपको बताना है हाँ या ना में बताना है आंसर ये। दूसरा क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है हाँ या ना में, यस और नो में आंसर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो बतानी है आपको। अगला दिया है वह संख्या जो अभाज्य तथा सम दोनों हो, दोनों है, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो और सम दोनों हो। अगला है क्वेश्चन पांचवा, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये आपको हाँ या ना में आंसर देना है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये बात सही है या नहीं सही है, हाँ या ना में आंसर देना है। अगला है 6 नंबर, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो इसको भी आपको बताना है, यस और नो में आंसर देना है। 7वां क्वेश्चन है सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, यानी बताना है सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, तो यस और नो में ये आंसर देना है। अगला भी है 8वां, सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये भी आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है -√4 एक काल्पनिक संख्या है। अगला फिर दिया है 1,0, 1/0, 0/0 सभी परिमेय संख्याएं हैं। अगला है 0 एक अपरिमेय संख्या है। 12वां क्वेश्चन है सम तथा विषम का योग विषम संख्या होता है, यानी सम तथा विषम का योग हमेशा विषम संख्या होती है, ये बताना आपको। अधिकांश क्वेश्चन इसमें यस और नो में आंसर देने हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको अलग से लिखना है। तो आप ये सॉल्व करें और अगले वीडियोज़ में इसका सॉल्यूशन लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आप पार्ट 1 पहला आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि मैथ पढ़ते हैं सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम में क्यों पढ़ाया जाता है इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब मैथ को पढ़ने के लिए, यानी गणित को या मैथ को पढ़ने के लिए तथा संख्याओं को समझने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन में अगर कभी पूछ दिया नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति, ठीक है। और इसको क्यों पढ़ा जाता है कि मैथ को पढ़ने के लिए तथा संख्याओं को समझने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है गणना की, फिर इसके बाद में आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब होता है गणना, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब गणना। जब हम कोई भी गणना करते हैं, जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें उसमें हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक तो हमें नंबर्स यानी संख्याओं की, उनकी संख्याओं की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा ऑपरेटर्स मतलब चिन्हों की, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। जब कोई भी गणना हम करते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो संख्याओं की, दूसरे चिन्हों की। चिन्ह कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है, अप्रॉक्स, परसेंटेज, कोई भी चिन्ह हो सकता है। तो कैलकुलेशन में हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखें आप, संख्याएं और चिन्हों की। और इसके बाद में नंबर जो होते हैं, नंबर इसके भी पार्ट होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ठीक है। अगला संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली होती है, वो भी कई प्रकार की होती हैं। एक तो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दशमलविक संख्या पद्धति, ठीक है। दशमलविक संख्या पद्धति, ये इसमें 0 से लेकर 9 तक प्रतीक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 9 तक प्रतीक होते हैं। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये लैंग्वेज जो होती है इसमें 2 प्रतीक होते हैं, 0 और 1। ये कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में भाषा प्रयोग की जाती है।
और फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें भी 0 से 7 तक प्रतीक होते हैं। फिर आता है हेक्सा नंबर सिस्टम, इसमें 0 से 9 तक प्रतीक होते हैं, ठीक है। वी रीड ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम, हम लोग खाली पढ़ते हैं, जो हम संख्याएं पढ़ते हैं वो खाली डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी पहला जो दिया है दशमलव की संख्या पढ़ते हैं वो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक जानकारी हमें सभी की होनी चाहिए और पढ़ते हम खाली पहली वाली ये डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम लोग मुख्यतः करते हैं। वी रीड ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम, हम जो मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं वो दशमलवी संख्या पद्धति को ही पढ़ते हैं, उसी को प्रयोग में लाते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक प्रतीक होते हैं, यानी इसके प्रतीक जो हैं वो 10 प्रतीक होते हैं। 0 से प्रतीक इसके 0 से लेके कहाँ तक 9 तक होते हैं। तो कितने हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेके जब 9 तक करें तो टोटल 10 प्रतीक होते हैं। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक होते हैं, तो टोटल 10 प्रतीक होते हैं, 10 प्रतीक होते हैं, ठीक है। और इसका आधार जो होता है, बेस होता है, वो 10 होता है। आधार इसका कितना होता है? आधार इसका 10 होता है, आधार 10 होता है। और इसके बाद में जो नंबर होता है, संख्या होती है, उसके 2 रूप होते हैं। इसके बाद नंबर्स के नंबर्स के 2 रूप होते हैं, संख्या के दो रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। संख्या के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है पूर्णांक, नंबर एक तो होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक भाग, ठीक है। और दूसरा होता है दूसरा रूप, वो होता है फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल, ठीक है, यानी भिन्नात्मक होता है। जैसे कोई मान लो संख्या दी है, जैसे मान लो दिया है 10.5 दिया है या 50 कुछ भी दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर इसके 2 रूप है, देखो, एक तो ये पूर्णांक ये कितना है 10, ये 10 दिया है, ये इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक ये इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक हो गया। और ये हमारा दशमलव के बाद वाला है, तो ये फ्रैक्शनल जो हो गया, भिन्नात्मक भाग। ये 50 के पॉइंट के बाद में जो है वो भिन्नात्मक भाग होता है। तो ये हो गया इंटीजर्स, ये हो गया इंटीजर्स, और ये हो गया फ्रैक्शनल, ठीक है। तो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पहले आता है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या ये भी 2 भागों में बटी होती हैं। एक तो रियल नंबर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। और फिर वास्तविक संख्या जो होती है वो भी 2 भागों में बटी होती है। एक तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, वो भी इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 भाग यानी 2 तरह की होती हैं। एक तो फ्रैक्शनल भिन्नात्मक भी होती हैं, दूसरा इंटीजर्स पूर्णांक भी होते हैं। परिमेय जो हमारे हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं और भिन्नात्मक नहीं फ्रैक्शनल भी होती हैं। तो उसके बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी 3 तरह के होते हैं। एक तो 0 होता है, 0 पे कोई 0 न्यूट्रल होता है, कोई ना निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो 0 तो ना ही ऋणात्मक कहा जाता है ना ही धनात्मक। और पॉजिटिव संख्याएं भी हमारी पूर्णांक जो है वो पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं और निगेटिव संख्याएं भी हमारी पूर्णांक होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या इसकी डिफिनेशन होती है संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और आप ये भी याद रखें, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगला आता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, जो गणना हमारी समझ से परे हो, यानी जो गणना जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, जो गणना हमारी समझ से परे हो, वह बातचीत क्या कैसी होती है? काल्पनिक होती है। उसको हम काल्पनिक ही तो मानते हैं, जो चीज़ हमारी समझ से परे हो। इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? इसकी डिफिनीशन में लिख लें आप
किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल निकालने की व्यवस्था काल्पनिक संख्या बना देती है। जैसे रूट में दिया है -4, तो संख्या ऋणात्मक है, उसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो कभी भी रूट लगाओ, रूट के अंदर संख्या जो माइनस में हो तो वो कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, आप ध्यान रखें, अगर रूट के अंदर संख्या है और वो भी माइनस की है तो वो काल्पनिक संख्या कही जाएगी। तो ठीक है, ये काल्पनिक संख्या होती हैं। जो काल्पनिक संख्या है, एक साइंटिस्ट हुए हैं वैज्ञानिक यूलर। वैज्ञानिक यूलर ने इसे आयोटा से एक्सप्लेन किया, यानी जो काल्पनिक संख्या है उनकी गणना काल्पनिक संख्या नहीं कर सकते थे, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इस पर थ्योरी दी अपनी। ठीक है, तो I0 की वैल्यू उन्होंने -1, I की घात अगर 1 है, 1 ठीक है, I है उसका मान रूट में -1, I² का मान -1, I³ का मान -2 या माइनस का I है ये, I4 की वैल्यू 1 और I5 की वैल्यू रूट में -1। यही रिपीट हो जाएंगे, जो इधर है वही उधर रिपीट हो जाएगा। 4 के बाद में इसके बाद में रिपीट होता रहता है। ठीक है, जो I² का वैल्यू है वो I6 की बराबर हो जाएगी, I³ की है वो I7 के बराबर हो जाएगी, 4 के बाद में 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 4 के बाद में रिपीटिंग चालू हो जाती है। तो आपको खाली ये इधर के 4 याद रखने हैं। आप 4 अगर याद रखते हैं तो कितने भी पूछ दिए जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको 2-4 प्रश्न भी कॉल करवा रहे हैं। पहले से क्वेश्चन दिया है, I के ऊपर पावर लगी है 45 का मान बताओ, I के 45 का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, खाली 4 से जो पावर है 4 से उसको भाग करना है आपको। 45 को 4 से भाग कर लो, यानी 45 को हम 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वो लिखना है इधर। 4 से 11 चौक 44, यानी ये 4 से इसको भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 ही 2 काटो इसे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, शेषफल लिखना है इधर, शेषफल। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आया है ना, 1, तो 1 घात किस में है, 1 घात कहाँ पे, यही तो है। तो मान कितना हो जाएगा, I की घात 1, मतलब ना 1 घात मानते हैं, इसका मान हो जाएगा √-1, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जैसे दिया है I की घात 398, अगला दिया I की घात 398 का मान बताओ। इसमें भी 4 से आपको इसको भाग करना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, उसी के आधार पे आपको बता देना है। ये यहाँ पे 0 लगा है, I की घात 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं घात होती तो 1 आपको तो पता ही होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 घात है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 से जब इसको काटेंगे, देखो और 4 से लास्ट के ही 2 डिजिट को काट के देख लिया करो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 4 चौक 16, 17 18, 2 बचेगा। ठीक है, इसके जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 2 आएगा। 2 आएगा तो 2 का मान कितना होता है, 2 पावर होती है तो उसका मान -1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यानी 4 से भाग करने जो रिमाइंडर आए उसी के आधार पे आपको मान बताना है। ये हो गया। चाहो तो एक क्वेश्चन आपको हम और करवा दें, जैसे दिया है, मान लो I की पावर 57, क्वेश्चन है I की पावर 57, इसका मान बताना है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तब आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हो कैलकुलेट, तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ तो आप ऐसे भी करो, 4 से 57 को डिवाइड करें, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौकू 16 बचा 1, जो रिमाइंडर आया है 1 आया है, तो 1 पावर कहाँ पे है, 1 यही तो है 1, तो ये वाली वैल्यू, ये मान हो जाएगा, यानी √-1, यही राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आपने पढ़ा भी होगा पीछे क्लासों में। परिमेय संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का वह समूह होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ये संख्या लिखा है यहाँ पे, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/2, तो 1/2 है, तो 1 तो मान हो गया P का, ठीक है, 2 मान हो गया Q का, तो 1/2 यानी P/Q के रूप में तो लिखा ही है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, दूसरा दिया √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जिसको हम स्वतंत्र अवस्था में 4 को 2 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जिसके अपान में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है,
तो Q का मान 1 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी √4, ये भी परिमेय संख्या है। अगला दिया 0, तो 0 के अपान में 1 तो है ही, क्योंकि 1 हम सबके अपान में भी जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो 0 भी हमारी परिमेय संख्या। 3.14 ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है, ETC, ठीक है। तो परिमेय संख्या आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दिया अपरिमेय संख्या। अगला होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब होता है वास्तविक संख्या का वह समूह जिसे ना ही विभाजित किया जा सके ना ही वह आवर्ती हो, ठीक है। तो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 दिया है, ठीक है, √3 दिया है और √3 को हम स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते। और जैसे ऊपर दिया था √4, तो 4 को √4 का रूट जो हल करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 2 आसानी से निकल आएगा। लेकिन √3 में 3 स्वतंत्र अवस्था में बाहर हम नहीं ला सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार √5 दिया है, वो 5 को भी हम स्वतंत्र अवस्था में बाहर नहीं ला सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और पाई की जो वैल्यू होती है, यानी पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये परिमेय अपरिमेय आप आसानी से आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वो किसी परिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ में हो या घटाने में हो या गुणे में हो या भाग में हो, तो पूरी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही मानी जाएगी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे ये दिया है, मान लो ये 4 दिया है, तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि 4 के अपान में 1 तो है ही, P/Q के रूप में हो गया। तो 4 कैसा है, ये 4 परिमेय है, ठीक। लेकिन इसके साथ में अगर √3 भी लगा हो तो ये कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो ये देखो, ये परिमेय अलग 4 परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन टोटल 4 √3 कैसा हो जाएगा, अपरिमेय ही माना जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लो कि अपरिमेय संख्या अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ में या किसी भी संख्या के साथ में प्लस में, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई का हो या इसके अपान में हो, ठीक है, चाहे गुणे में हो, चाहे भाग में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाने में हो, अगर अपरिमेय संख्या, तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाती है, अपरिमेय संख्या। तो पूरी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। तो अगला आता है पूर्ण संख्या। इसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है, इसका सिंबल होता है W, यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। इस डिफिनेशन होती है धनात्मक संख्याओं का वह समूह जो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इन्फिनाइट तक जाए, यानी 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले इसमें यही प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब कभी भी आपको पूर्ण संख्याएं, शुरुआत की पूर्ण संख्याएं पूछी जाएं तो आप 1 से चालू नहीं करेंगे, 0 को भी काउंट करेंगे, उसमें 0 शामिल करेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं। अगला आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर वह समूह जो 1 से अनंत तक जाए, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल था और 0 इसमें शामिल, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक, इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो n होता है, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए इसका सिंबल n होता है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जिस संख्या के 2 गुणनखंड हों, जिन संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। या कहने का मतलब जो 2 गुणनखंड हो, एक तो संख्याएं स्वयं से तो सभी कट जाती हैं और 1 से भी सभी कट जाती हैं। कोई भी संख्या वो अपने आप से और 1 से तो कटी जाएगी, इसके अलावा अगर किसी से नहीं कट रही है तो अभाज्य संख्या है। तो इसमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या में। जैसे मान लिया 5 है, तो 5 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा 5, तो इसके खाली गुणनखंड 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा और ये इसका गुणनखंड 5 स्वयं होगा। तो स्वयं और 1 के अलावा अगर गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती हैं। यानी 1 से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं अगर विभाजित होती है संख्या तो हमारी वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है संख्या, वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। जो यानी 1 से और स्वयं के अलावा भी जो विभाजित हो जाए अन्य संख्याओं से वो
भाज्य संख्या होती हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जो अभाज्य नहीं है और जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों, ठीक है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कम से कम 3 या 3 से ऊपर ही होते हैं, क्योंकि 3 से कम होंगे तो वो अभाज्य हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी यही आप पूछ दिया जाता है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, या 2 गुणनखंड है तो कैसी संख्या होंगी, तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला आपको पता ही होगा इवन नंबर यानी सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर, यानी इवन नंबर बोलते हैं इसको, इसे इंडिकेट करते हैं। और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, यानी ओ से इंडिकेट करते हैं। और सम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर बोलते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगला है फैक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें चाहो तो नोट कर लें। कि पहला दिया है एक जो होता है 1 ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य, ठीक है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको उसमें न भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। और दूसरा है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है। अन्य कोई अभाज्य संख्या होती, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, 2 को छोड़ के। 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी 2 ही खाली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अबाउट इवन एंड ऑड, और सम और विषम के बारे में थोड़ी जानकारी लिखी है, आपको बता रहे हैं कि सम तथा विषम जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। यानी सम विषम संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगला है कि जीरो भी कभी पूछा जाता है कि जीरो कैसा होता है, तो जीरो भी एक सम संख्या है, ठीक है। जीरो शून्य कैसा है, शून्य भी एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या की डिफिनेशन यही होती है कि जो 2 से विभाजित हो जाए वही सम संख्या होती है। और शून्य जो होता है 2 से तो डेफिनेटली विभाजित हो ही जाता है, तो 2 से जो विभाजित हो जाता है वो सम संख्या होती है। तो शून्य कैसी है, 2 सम संख्या है, लेकिन काउंटिंग अगर की जाती है कभी भी तो 2 से काउंट करना है आपको, ठीक है। अगर कभी सम संख्याएं कह रहा है कि सम संख्याओं का शुरुआत की सम संख्याएं काउंटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आपको 2 से काउंट करना है। लेकिन कभी प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर कि शून्य कैसा है, तो लिखेंगे शून्य एक सम संख्या है। इसके बाद में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सम संख्या और विषम संख्या का योग कैसा होगा, या विषम का योग कैसा होगा, या सम और सम का योग कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं, बस एक बार खाली मेरी बात ध्यान से सुन लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर नेचर प्रकृति सेम है, नेचर अगर सेम है, नेचर मतलब प्रकृति अगर सेम है तब तो सम होगा, ठीक है। अगर विरोधाभास है कि अगर नेचर प्रकृति मतलब सेम नहीं है, एक समान नहीं है, तो वहाँ पे विषम होगा। इवन मतलब ई मतलब होता है इवन, ओ मतलब होता है ऑड, ठीक है। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो पहला दिया है कि सम यानी ई प्लस ई, इवन प्लस इवन, नेचर सेम हो गया, दोनों सम प्रकृति सेम हो गई दोनों की, तो ये सम यानी दोनों की सेम है तो सम ही होगा, ठीक है। अगर प्रकृति सेम है तो सम ही रहता है, अगर प्रकृति सेम नहीं है, विरोधाभास में है, ठीक है, अपोजिट है, तो वहाँ पे विषम संख्या होता है। और दूसरा है जैसे ऑड प्लस ऑड दिया है, यानी विषम प्लस विषम, तो ये भी सेम है क्योंकि दोनों विषम है, दोनों विषम है, इसका मतलब भी नेचर इसका सेम है, तो ये भी इवन होगा। यानी विषम संख्या और विषम संख्या का जोड़ सम संख्या होता है, ठीक है, क्योंकि नेचर सेम है। और अगला दिया है कि एक सम संख्या एक विषम संख्या का जोड़, यानी एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, उसका जोड़ क्या होगा। तो उसका जोड़ अगर हमने बताया आपको, अगर नेचर सेम नहीं है, इसमें नेचर सेम कहाँ है, एक तो ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, नंबर अलग अलग नेचर हो गया, तो यहाँ पे ऑड होगा। नेचर ध्यान रखें, नेचर अगर अलग अलग है तो विषम, नेचर अगर सेम है तो हमारा इवन होगा। जय माता दी, योर वेलकम यूट्यूब चैनल मैथ फाइन बिट 7 सर। तो आप नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या अदर कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मतलब होते हैं, सब आपको इस सारी वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो देखें। तो पिछले वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन डाले थे, होमवर्क में दिया था। तो पहला क्वेश्चन था 0 एक सम संख्या है, तो 0 एक सम संख्या है, यस।
दूसरा था पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई अपरिमेय संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो आपको पता होगा। बस संख्या जो अभाज्य तथा सम दोनों हो, तो ऐसी 2 संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला है सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये तो नो है। इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो गलत है। लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सही बात है कि सभी जो परिमेय संख्या होती हैं वो सब वास्तविक होती हैं, ये यस। सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, ये नो होगा, नहीं, क्योंकि सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती, क्योंकि 2 सम है लेकिन भाज्य वो नहीं होती है, इसलिए सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये भी राइट नहीं है, ये भी नो रहेगा इसका, क्योंकि विषम संख्या जैसे 9 ही ले लो, 9 विषम है लेकिन वो कट जाती है, 3 से कट जाती है, तो अब वो कट जाती है, वो भाज्य है, ठीक है। 9 विषम है और वो भाज्य है, तो इसमें लिखा है विषम संख्या अभाज्य होती हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य ही हों, ये गलत हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगला यह है माइनस रूट में 4 है, एक काल्पनिक संख्या है, तो ये भी नो हो जाएगा। काल्पनिक संख्या वो होती हैं कि अगर ये माइनस रूट के अंदर लगा होता, अगर 4 इस तरह से हो, कोई भी संख्या हो उसके अंदर रूट में संख्या हो, उसमें रूट के अंदर माइनस लगाओ, तब तो वो काल्पनिक होती है, नहीं तो वो काल्पनिक नहीं होती। तो ये संख्या कैसी है, ये दिया है एक काल्पनिक संख्या, नो, ये काल्पनिक नहीं है, ठीक है। अगर ये माइनस रूट में हो तो भाई काल्पनिक होती। अगला दिया है 1, 0, 1/0, 0/0 सभी परिमेय संख्या हैं, तो ये भी नो, क्योंकि ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय हो जाएगी, और ये परिमेय नहीं है। देखो परिमेय का डिफिनेशन होता है जिस संख्या को जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें ये भी होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो, यहाँ पे Q का मान 0 है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या ये नहीं है। और ये देखो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। 0 एक अपरिमेय संख्या है, 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं, 0 एक परिमेय संख्या होता है। सम तथा विषम का योग विषम संख्या होता है, यस, सम तथा विषम का योग विषम संख्या ही होता है। अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो एक तो सापेक्षित अभाज्य संख्या पहली होती है, सापेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सापेक्षित अभाज्य संख्या, इसको हम रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं, जिस जोड़े में प्रत्येक संख्याओं के मध्य केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, और यह जरूरी नहीं कि वे संख्याएं भाज्य हो या अभाज्य हो। कहने का मतलब कि जो जोड़े दिए हैं उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, इसके टुकड़े करेंगे 2 गुणे 1 ही तो होगा, ठीक है। 3 के गुणनखंड 3 गुणे 1 ही तो होगा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली 1 मिल रहा है ना, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, वो हमारा सापेक्षित अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाता है। तो ये हमारे सापेक्षित अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें ये सापेक्षित अभाज्य में ये जरूरी नहीं होता है कि संख्या हमारी भाज्य हो या अभाज्य हो, ठीक है। ये तो देखो 27 है, इसके फैक्टर होंगे 2, 5, 1, 2, 5, 1, 27 के टुकड़े होंगे 3, 3, 3, 3, 3, 3 और 1, ठीक है, ये होंगे। इसमें कॉमन खाली 1 मिल रहा है, देखो लिखा है उभयनिष्ठ केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है। तो ये कैसी हो गई सापेक्षित अभाज्य संख्या। ये देखो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ठीक है। तो लेकिन कहने के यहाँ पे सापेक्षित अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सापेक्षित अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये जरूरी नहीं कि इसमें अभाज्य संख्याएं ही हो, भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इधर कर दें इसको। और अगला दिया है नंबर 2 होता है सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसकी डिफिनेशन होती है 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा। इसमें कह रहा है 2 अभाज्य संख्याएं, इसमें अभाज्य संख्या होना जरूरी है, इसमें अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें को साफ साफ लिखा है 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है। वो एक गुणनखंड, जैसे ऊपर एक गुणनखंड से उभयनिष्ठ कॉमन एक था, इसमें भी कॉमन 1 ही होना चाहिए, लेकिन ये अभाज्य होना चाहिए। दोनों संख्याएं कैसी अभाज्य हों, तो वो कैसी होती, को प्राइम नंबर का जोड़ा होता है, सह अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तीन नंबर होता है जुड़वां अभाज्य संख्याएं, इसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं।
दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर सदैव 2 हो, 2 मतलब 2 हो, ठीक है। ये देखो, और इसमें भी जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं ही हो, ठीक है। पहले में ये जरूरी नहीं था कि अभाज्य ही हो, इसमें जरूरी है दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर सदैव 2 हो। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनके भी डिफरेंस भी 2 का है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, दोनों ही यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार ETC और भी संख्या हैं, तो आप समझ गए होंगे। आगे आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, संख्याओं यहाँ पे लिखा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का प्रदर्शन। तो जो हमारा प्रदर्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो 2 टाइप से होता है। एक तो होता है इंडियन यानी भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, ठीक है। तो भारतीय संख्या प्रणाली में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये मान लो पॉइंट लगा है, दशमलव ये है, और दशमलव के पहले जो बिंदु होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से आपको तो पता ही होगा। और इसके बाद में जो होता है दशमलव के बाद वाला जो होता है अंक, वो उसको दशांश कहते हैं या 10वां हिस्सा कहते हैं, दशांश कहते हैं। उसके दशमलव के फिर उसके आगे एक पॉइंट है, ये दशमलव है, ठीक है। और उसके आगे होता है उसको 100वां भाग कहते हैं, फिर 1000वां भाग कहते हैं, इस टाइप से। और 100वें को ही शतांश कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है उसमें पॉइंट के आगे जो है वो तो वही रहता है, दशांश, 100वां वही रहता है, लेकिन इसके पहले थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको ध्यान देना है। इसके पहले इकाई पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है, इकाई पढ़ते हैं, फिर दहाई पढ़ते हैं, फिर सैकड़ा पढ़ते हैं, फिर हजार पढ़ते हैं। हम भी हजार पढ़ते थे, हम यहाँ भी भारतीय संख्या प्रणाली में भी हजार पढ़ा जाता है, इसमें भी 10,000 पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर 10,000 के बाद में भारतीय में 10,000 के बाद में लाख पढ़ा जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि हम 1000 का ही बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, 1000 को ही हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 10,000 के बाद में लाख न मान के इसको 100,000 कह दिया, ठीक है। 10,000 के बाद में क्या पढ़ते हैं वो 100,000, फिर 100,000 के बाद में मिलियन पढ़ते हैं, फिर मिलियन के बाद में 10 मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन के बाद में बिलियन आता है, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में आपको पढ़ना पड़े या लिखना पड़े तो आपको इस हिसाब से याद करना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, ठीक है। आगे का तो वही रहता है। और आप देखो कॉमा लगाने को भी कभी कभी आ जाता है। कॉमा कैसे लगाए जाते हैं, अपने जो भारतीय संख्या प्रणाली सिस्टम है, जो यानी भारतीय संख्या प्रणाली है, उसमें पहले तो 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद में यहाँ पे पॉइंट आता है, वो कामा आता है, कामा, ठीक है। फिर 2 के बाद में कामा लगाते हैं, यहाँ पे 2 के बाद में कामा, फिर 2 के बाद में कामा, ऐसे यहाँ पे कामा आएगा, फिर यहाँ पे कामा आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कामा आएगा, ठीक है। पहले 3 के बाद में, फिर 2 के बाद में 2 छोड़ के कामा आता है, कामा लगाते हैं। और इसमें कामा कैसे लगाते हैं, इसमें 3 पर ही कामा लगाते हैं। पहला कामा 3 के इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में यहाँ पे कामा, पहला कामा। दूसरा कामा 1000, 10,000, 100,000 के बाद में, यानी 3 के गैपिंग पे कामा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर अगला कामा यहाँ पे लगेगा। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 कहने का मतलब 3 पे कामा लगता है, इधर पहले 3 पे फिर 2 पे कामा लगता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला टॉपिक है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। आप जानते होंगे स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू को, ठीक है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अंक का मान और स्थानीय व्यवस्था उस संख्या का स्थानीय मान है, यानी अंक का मान और उस स्थानीय व्यवस्था उस संख्या का स्थानीय मान है। और स्थानीय मान आपने निकाले भी होंगे। स्थानीय मान निकालना है आपको, जैसे मान लो ये इकाई, यूनिट तो ये मानी जाती है, ठीक है, इकाई ये है, तो इसका स्थानीय मान यहाँ ये 7 है तो 7 ही हो जाएगा। और ये 4 है, 4 लिख लिया, और 4 के आगे यहाँ तक पॉइंट के आगे वो उधर नहीं, उधर हम इकाई तक जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करेंगे, उधर का बाद में। तो 4 है, 4 के बाद में कितना अंक है, दशमलव के पहले तक देखना है। 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। और 3 है, 3 का हो जाएगा, 3 क्या कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 0 हो जाएगा। और ऐसे 8 का निकालना है तो 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, 1 2 3 8 8,000 हो जाएगा। 9 का निकालना है तो ये 9 के आगे
यानी पॉइंट के पहले तक ही निकाला जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 है तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक, 3 4 जीरो। ये तो स्थानीय मान इधर वाली संख्याओं का आ गया। कभी कभी ऐसा होता है दशमलव के बाद में संख्या होती है उनका भी स्थानीय मान पूछ दिया जाता है। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, 5 का मान लो पूछ दिया गया, ठीक है। अब 5 को हम लोग पॉइंट से लेके 5 तक चलना है, पॉइंट भी लगाना है और 5 तक जाना है। तो पॉइंट लगा लिया और फिर बाद में 5 5, ठीक है। और पॉइंट पहले में 0 तो लगा ही लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। फिर 3 का निकालना है, 3 का निकालना है। अब पॉइंट से लेकर 3 तक जाएंगे, जितने भी बीच में अंक आएंगे वहां पे 0 लगाते जाएंगे। और क्योंकि 3 का ही निकालना है, यानी 3 लिखना है और पॉइंट के आगे बीच बीच में 0 लगाते जाएंगे। तो पहले पॉइंट, ये पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट पहले 0 तो आप लगाना ही है। फिर 5 नहीं, 5 है यहाँ पे, 5 की जगह पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। फिर 3 लिख देंगे, तो 3 का हो गया ये, ठीक है। अब ये 7 दिया, इसका निकालना है, तो क्या हो जाए 0.007। तो दशमलव के बाद अगर अंक है तो उनको इस हिसाब से हल करते हैं, स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू हो गई। इसके बाद में आता है इसके बाद में होती है जातीय मान, फेस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आता है जातीय मान। जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, FALUE, फेस वैल्यू बोलते हैं इसे, ठीक है। ये तो स्थानीय मान हो गया। ये जातीय मान, जातीय मान जो होता है किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का जातीय मान वह स्वयं होता है, तो इसको लिख सकते हैं वह अंक स्वयं होगा। जातीय मान क्या होता है, वह अंक स्वयं होगा, वह अंक स्वयं होगा, वह अंक स्वयं होगा, स्वयं होगा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है आपको पढ़ना है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालने भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ घटाव पर आधारित, ठीक है। इसमें यूनिट पूछी जाएगी आपसे, तो आपको ये पूरा सब जोड़ने की जरूरत नहीं, यूनिट जोड़ना है तो खाली यूनिट को जोड़ेंगे। 9 5 14, 14 का 4 हो गया, यूनिट यानी इकाई ले ली 4, और 4 8 12, 12 में यूनिट कितना 2 होगा, 2, ठीक है। और 2 3 5 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, यूनिट 5 हो जाएगा। और मेरी बात एक ध्यान रखना, जब कभी आपको इस टाइप से सॉल्व करना हो, माइनस की भी संख्या हो, प्लस की भी, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव संख्या होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कि अगर लास्ट में हमारा पॉजिटिव मान आ रहा है तो तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा यूनिट का। अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि लास्ट में हमारा जो आता है सोल्यूशन वो माइनस में आता है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि माइनस में लास्ट में आ रहा हो तो उसको 10 में से घटा लेना है आपको, बस आंसर क्लियर सही हो जाएगा, ठीक है। जब कभी ऐसी स्थिति हो लास्ट में हमारा मान माइनस में आए तो उसको तुरंत 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 83 25 प्लस 12 97 माइनस 32 18 प्लस 32 15 माइनस 18 73, फाइंड आउट दी यूनिट डिजिट बताना है इसमें। तो पहले देखो, ये ध्यान देना है आपको, ये संख्या पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जुड़ेंगी, 7 5 12 हो जाएगा। 12 में यूनिट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखो आपको इसके साथ में इसको सॉल्व करना है। 2 ये कैसा है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक है। 8 जो संख्या वो कैसी, ये वाली संख्या माइनस की है, तो 8 ये माइनस का माना जाएगा। 2 प्लस का, 8 माइनस का, तो 6 ही तो बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। अब -6 को और प्लस, ये प्लस का है 5, प्लस की संख्या है तो 5 भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। माइनस का 6 और प्लस का 5 सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, माइनस का 1 और माइनस का 3, जब -1 और -3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आया। और अभी हमने आपको पहले बताया कि अगर माइनस में लास्ट में आता है तो उसको 10 में से हम घटा लेते हैं। अगर ये यहाँ पे 4 आता तो तुम्हारा 4 ही आंसर हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव होता तो 4 ही हो जाता, लेकिन ये निगेटिव आया है, 10 में से 4 को हम घटा लेंगे। 10 में से 4 को घटाएंगे कितना, 6 आएगा, तो इसका यूनिट 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला है यूनिट डिजिट, के बीच पर आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा पे आधारित। तो इसका फैक्ट आपको याद रखना है कि फैक्ट अगर नहीं भी याद है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, अगर याद रखते हैं थोड़ा इजीली हो जाएगा, जल्दी टाइम की बचत हो जाएगी। यदि गुणन में अगर जिसकी हमको मल्टीप्लाई करनी है, उनके गुणन में गुणनखंड में 2 और 5 अगर आ रहा है तो सीधे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यूनिट का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई होती है तभी 0 बनता है, ठीक है। 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाता है। तो कभी ऐसी कंडीशन हो आपको संख्याएं ऐसी दिखें कि जिसमें 2 भी गुणनखंड आता हो और 5 भी आता हो, तो वहां पे सीधे आपको
जीरो टिक लगाना है। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है 52 गुणे 23 गुणे 35 गुणे 81 गुणे 27, ठीक है सर 87, ठीक है। तो 52 ये देखो इसमें 2 आएगा, 2 से कट जाएगा ना, ठीक है। ये इसमें 2 आज आएगा, 2 से कटेगा 2, और 35 में देखो 5 आ ही रहा है, 5 से 35 देखो 2 इसमें मिल जाएगा, 5 में, तो 2 5 की जब मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। तो सीधे इसको आप कितना 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप दूसरा भी तरीका है, आप सभी की लास्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 2 5 नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं, ये देखो, तो आपको यूनिट की मल्टीप्लाई करते जाना। 3 3 9 हो गया, 9 सरे 63, 63 का 3, लास्ट यूनिट ले ली हमने, ठीक है। 63 का 63 लिख सकते हो पूरा तुम, ठीक है, लेकिन गुणा हम यूनिट से ही करेंगे। 3 3 9, फिर 9 एकम 9, यानी यूनिट का मान 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, यानी घाती संख्याओं में इकाई का निकालना। घाती संख्याओं में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो कैसे हल करना है, आपको बस इसको ज़रा ध्यान देना है, आप आसानी से हल कर लेंगे, बिल्कुल सेकंडों में हल कर लेंगे, कोई भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये दिया है 0, आपको इतना ध्यान रखना, 0 156, ये कोड बना लो, 0 156 और 49 और 200 ये अलग है, ठीक है। 0 156 इसका मतलब है कि 0 अगर आधार में इकाई में 0 है तो 0 ही रहेगा यूनिट, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 है उसका 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। 0 156 ये कोड याद कर लो, इसका यही रहता है, 0 का 0 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 है। जैसे पहले दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,050 के ऊपर पावर लगी हुई है 2005, इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें इकाई पूछी जाएगी। अब आपको इतनी बार गुणा थोड़ी ना करना है, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया 0 अगर होता है इकाई में अगर 0 है तो घात कितनी भी हो उसका मान 0 ही हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। अगला 1 है अगर तो उसके ऊपर घात कितनी भी हो वही 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही 5 अगर इकाई में है तो पावर कितनी हो 5 ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएंगे। 6 अगर है तो उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे 6 का ये 6 ही हो जाएगा। तो आपको ये तो यार 0 156 को आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है तो 0 156 ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और 4 9, 4 का भी समझ लो और 9 का भी समझ लो, इसको भी आपको हल करने की जरूरत नहीं है। आप 4 अगर इकाई में 4 दिया है या 9 दिया है तो आपको क्या करना, बस घात से मतलब है, आपको घात देखनी है। 4 और 9 में अगर सम घात है, ठीक है, ये देखो लिखा है 4 और 9 में अगर सम घात है तो 4 का 6 हो जाता है, 9 का 1 हो जाता है। आपको यही याद रखना है कि इकाई में 4 और 9 की बात हम कर रहे हैं। 4 और 9, ये 4 इसमें है क्वेश्चन में, इसमें 9 है, ठीक है। 4 9 इस टाइप के प्रश्न होगा। 4 9 में अगर हमारी पावर जो है वो सम है तो 4 का हमारा 6 हो जाता है, 9 का 1 हो जाता है, ठीक है। विषम में वही रहता है, सम में बदलता है लेकिन विषम में वही रहता है। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 284 के ऊपर पावर लगी हुई है 192, ये देखो 4 है और घात हमारी सम है। तो हमने अभी आपको बताया कि सम होने पे 4 किस में बदल जाता है, 6 में बदल जाता है। और इसमें देखो 9 ये है, ये भी सम है, 202 सम ही तो है, 9 किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना चाहिए कि 4 और 9 में आधार अगर घात हमारी वो आधार अगर 4 9 है, उसकी पावर अगर हमारी सम है तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। और विषम में वही रहता है। 4 ये देखो 2864 के ऊपर पावर है 301, ठीक है, और इधर 999 के ऊपर 723, यानी यहाँ पे 4 है, इसके ऊपर विषम है, तो विषम में हमने यहाँ पे बताया 4 का 4 ही रहता है, वही रहता है, विषम में नहीं चेंज होता है। और 9 में विषम में भी 9 का 9 ही रहता है। तो ये तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो यूनिट निकालनी हो, यानी अगर इकाई में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसके लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ध्यान देना क्या करना है, अगर 2 3 7 8 है तब आपको घात को 4 से डिवाइड करना है, जो पावर लगी होती है उसको 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करना है, बहुत बड़ी घात है तो नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को ही भाग करके आप देख लेना और शेषफल निकाल लेना। घात को भाग करके जो शेषफल आएगा उसको आधार पर ही, आधार की जो इकाई हो उस पर लगा के उसके बाद मल्टीप्लाई करके आसानी से हल कर लेंगे आप। तो आपको थोड़ा करवा रहे हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 2372 के ऊपर पावर लगी है 1235, ठीक है। तो इसमें आपको इकाई में 2 दिया है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 4 से हम लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक जो हैं उनको भाग करके कर लेंगे और रिमाइंडर जो होगा उसको निकाल लेंगे। 4 से 35 को डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 33 34 35, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, वही हमें इस 2 है इसके ऊपर 2 के ऊपर 3 लगा देंगे हम, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है 4 से भाग करने में वही
लगा दिया जाता है और उसको 2 बार गुणा करते हैं। तो 2 को जो 3 टाइम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इधर का अगला दिया 8377 के ऊपर भी घात लगी हुई है, तो 4 से हम इसको 91 को भाग कर लेंगे। आप चाहे अलग भी भाग कर सकते हैं या मेंटली भी मतलब कर सकते हैं, अपने माइंड में भी कर सकते हैं। 4 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? चलो यहाँ पे देख लो, 4 से हम 91 को भाग करेंगे। लास्ट के 2 ही डिजिट को अंक भाग करना है, ठीक है। 4 दूनी 8 बचा, 1 बचा और फिर 4 दूनी 8, 3 11, 3 बचा। तो रिमाइंडर कितना? 3 आया। तो 7 के ऊपर रिमाइंडर 3 लगाएंगे घात, तो यानी 7 को हम 3 बार गुणा कर लेंगे। 7 7 49, 49 में 9 आया, 9 से 63, 63 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला दिया है, ये दिया है इकाई में, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 40 है। तो 4 से जब 40 को डिवाइड करेंगे, 4 दशमलव 40 पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर जब कभी कुछ ना बचे, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो हम ऊपर घात लगा के गुणा कर लेते हैं। कभी ऐसी कंडीशन है जिसमें रिमाइंडर ना बचे तो आपको क्या करना है? जब रिमाइंडर नहीं बचता तो आपको 4 घात माननी होती है, ठीक है। रिमाइंडर जब 0 आ जाए, जब 4 से इसको भाग करेंगे 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे घात हम 4 मानेंगे। शेष पर अगर 0 आ जाए तो हम 4 मानते हैं घात। कोई अंक कोई भी हो, घात हम 4 ही मानेंगे, ठीक है। 2 को 4 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 का क्या 9 कितना 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में यूनिट 6 हो जाएगी। अगला दिया 3 की पावर 71, इसका निकालना है, यूनिट डिजिट नहीं बताता है। तो यहाँ पे 4 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 से देखो भाग, 4 से कर लो यहाँ पे, 4 एकम 4 बचा 3 और 4 सते 28, 3 बचा तो 3 आ गई, 3 रिमाइंडर आया है। तो 3 के ऊपर 3 घात लगाएंगे, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 में यूनिट कितनी? 7 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के आपको जितने भी प्रश्न मिले आप सॉल्व करें, उन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और इसके बाद में आपको पढ़ना विभाजकता के नियम पे आधारित जो प्रश्न आते हैं, यानी पूछा जाता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की वैल्यू पूछी जाती है, तो वो भी आपको पढ़ना है। वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप अगर उस पर चैनल पे मैथ पॉइंट विद सेवन आप अगर देखना चाहें तो उसमें सीख सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि आप मतलब जो चीज़ पीछे हो चुकी है उसको बार बार क्या करवाया जाए, कुछ नया ही आपको बताया जो आपसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हो। तो आप चाहें तो वो फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार की वैल्यू निकालना उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड है। और इसके बाद में आपको पढ़ना है, और इसके बाद में आपको पढ़ना विभाजकता के नियम, वो तो पढ़ना ही है। रिमाइंडर निकालना वो हम आपको अगले वीडियोज में करवाएंगे कि रिमाइंडर निकालने को आता है, रिमाइंडर भी करवाना है आपको। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़नी है, वो भी वीडियो अपलोड है, आप पीछे पढ़ सकते हैं। काउंटिंग ऑफ जीरो, ठीक है, काउंटिंग ऑफ जीरो ये भी आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ जीरो, तो वीडियो अपलोड है, आप उसमें चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि काउंटिंग ऑफ जीरो, अंत से शून्यों की संख्या गिनना कैसे गिनते हैं, ये पढ़ना है। और क्रमगुणित पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, फैक्टोरियल पढ़ना है आपको, फैक्टोरियल पर भी वीडियो अपलोड है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आया हो समझ में, प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और जो आपको आगे पढ़ना है वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स, जय माता दी।